प्यारे बच्चों, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। इस चैप्टर में अभी तक हमने यह पढ़ा कि संविधान निर्माताओं ने अधिकारों का निर्धारण तथा अल्पसंख्यकों के हितों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए जब इन्हें संविधान के प्रावधान के रूप में शामिल किया तो इन पर काफी चर्चाएं हुई, वाद विवाद हुआ और एक आम सहमति द्वारा इन्हें अंतिम रूप से संविधान में शामिल कर लिया गया। बच्चों, ऐसे ही दो और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों का विभाजन और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का चुना जाना। सबसे पहले राज्य की शक्तियां। बच्चों, राजनीति विज्ञान में जब हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो राज्य जैसे पंजाब एक राज्य है, केरल एक राज्य है, ऐसे नहीं। राज्य का अर्थ है जिस राज्य के पास एक प्रभुसत्ता, सरकार, निश्चित भूभाग और जनसंख्या हो तो वह राज्य कहलाएगा। तो संविधान सभा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन करती है बच्चों, और इन विभाजन में जो शक्तियां हैं वो मुख्य रूप से विधायी यानी कानून बनाना, प्रशासनिक यानी प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा उन कानूनों को लागू करना, और वित्तीय अधिकार। ऐसे कौन से अधिकार हैं, कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं जो केंद्र के पास होंगी, राज्य सरकारों के पास होंगी या स्थानीय निकायों के पास होंगी, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन शक्तियों के विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारतीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करना, एक सुदृढ़ता प्रदान करना। देखिए बच्चों, शक्तियां विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। राज्य की शक्तियों का जो विभाजन है उसे मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों में बांटा गया। पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कौन कौन से मुद्दे या विषय आते हैं पढ़ते हैं। केंद्र सूची या संघ सूची बच्चों, इसमें शामिल विषयों पर केंद्र ही कानून बना सकता है, और इसमें जो शामिल विषय हैं बच्चों वे राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा है, विदेश नीति है, रेल है, बैंक है, डाक इत्यादि। देखिए बच्चों, भारत का जो विदेश मंत्रालय है यह किसी एक राज्य के अधीन नहीं है बल्कि पूरे देश के अधीन है, केंद्र के अधीन है। तो ये वो विषय हैं जिनमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरे हैं बच्चों राज्य सूची। इनमें जो विषय हैं वो क्षेत्रीय महत्व के हैं, जैसे स्थानीय शासन कैसे चलाया जाएगा, मत्स्य पालन है या सार्वजनिक व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, ये राज्य सूची में शामिल किए गए। और तीसरी है बच्चों संवर्ती सूची। इस सूची में शामिल विषयों में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर किसी विषय पर मतभेद की स्थिति पैदा होती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा, केंद्रीय कानून को वरीयता दी जाएगी। संवर्ती सूची में आपराधिक कानून प्रक्रिया से संबंधित मामले, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण इत्यादि शामिल हैं। तीनों सूचियां पढ़ी हमने, और किस पर कौन कानून बना सकता है इसके बारे में भी पढ़ा। बच्चों, भारत में केंद्रीय संघवाद यानी राज्यों की अपेक्षा केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाया गया। केंद्रीय सूची में विषय भी ज्यादा रखे गए। खनिज पदार्थ बच्चों, खनिज संसाधन देश की जो है संपत्ति है पूरे देश की, और इसे केंद्र सूची में रखा गया। और प्रमुख उद्योग केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। अनुच्छेद 356 बच्चों, किसी राज्य में अगर गड़बड़ी की आशंका है तो गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा शक्तिशाली है। राजकोषीय संघवाद समझते हैं बच्चों। सरकार के विभिन्न सत्रों जिसमें केंद्र है, राज्य है और स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय बच्चों जैसे पंचायतों से लेकर नगर पालिका, नगर निगम, जो स्थानीय क्षेत्र पर प्रशासन चलाने में काम आते हैं, काम करते हैं, इनके बीच में जो कराधान है, जो टैक्सेस हैं और जो सार्वजनिक व्यय है, जो भी खर्चे हैं, उनके संबंध में उत्तरदायित्वों का विभाजन करना राजकोषीय संघवाद कहलाता है। एक तरह से वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों हम। इसमें केंद्र सरकार जो है, इसमें सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बच्चों कुछ करों से होने वाली सारी आय दोनों के बीच, दोनों का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बट जाती है। ये कौन से कर हैं? जैसे आयकर है या आबकारी शुल्क हैं। राज्य सरकार
कुछ ऐसे कर हैं बच्चों जिससे सारी जो आय है वो राज्य सरकार के खाते में जाएंगी और इन्हें राज्य सत्रीय शुल्क कहेंगे। मुख्य रूप से बच्चों कुछ ऐसे भी अधिभार, यहाँ अधिभार शब्द आना था बच्चों, मिसप्रिंट है, और कर वसूलने का अधिकार भी राज्यों को मिला, जिसमें जमीन और संपत्ति कर है, बिक्री कर है या शराब पर कर है, ये सारे राज्य सरकार के कोष में जाएंगे। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया और जो प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां हैं वहां शक्तिशाली केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया। किस तरह से केंद्र शक्तिशाली बना, इनके पक्ष और विपक्ष में हम पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान निर्माण प्रक्रिया में बच्चों किसी भी विषय पर वाद विवाद और काफी बहस हो रही थी और किसी एक राय पर पहुंचना जरूरी था, उसे ही फिर संविधान में प्रावधान के रूप में शामिल किया गया। केंद्र के शक्तिशाली बनाने के पक्ष में जो विचार हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बच्चों, इनका ये मानना था कि अगर शांति चाहिए तो केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। बच्चों जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उस समय देश के राजनीतिक हालात अच्छे नहीं थे, विभाजन हुआ था, लोग शरणार्थी बन गए थे, हिंसा हो रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रवादियों का जो विचार था कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए ताकि देश में शांति स्थापित हो और जो आम सरोकार हैं, जो आम जनता है, उनके बीच समन्वय स्थापित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर भी भारत एक अच्छी छवि अपनी प्रस्तुत कर सके, हम आवाज उठाने में कामयाब हो सके। अगर केंद्र शक्तिशाली होगा तो ही ये बातें संभव हो पाएंगी। विपक्ष की अगर हम बात करें बच्चों कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए या राज्य, तो के संतनम बच्चों राज्य को शक्तिशाली मानना ज्यादा जरूरी समझते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, ज्यादा उत्तरदायित्व होंगे, तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ शक्तियां, कुछ दायित्व राज्यों को सौंप देने चाहिए। और जहां तक राजकोषीय प्रावधानों की बात है तो उनका ये मानना था कि अगर राज्यों को राजकोषीय जो प्रावधान है वो हम नहीं देंगे तो उन्हें हर बात के लिए केंद्र की तरफ देखना पड़ेगा और राज्य अपनी बुनियादी सुविधाएं भी जनता को नहीं दे पाएगा। बुनियादी सुविधाएं बच्चों जैसे शिक्षा है, सड़कें हैं और साफ सफाई है। तो उनका ये मानना था कि केंद्र की बजाय राज्य को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए ताकि राज्य भी बेहतर ढंग से तरक्की कर सकें। संविधान सभा के एक सदस्य जो उड़ीसा से आते थे, उनका यह मानना था कि अगर केंद्र को जरूरत से ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी तो केंद्र बिखर जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने बच्चों सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक शक्तिशाली व केंद्रीकृत केंद्र के बारे में अपने विचार दिए, उनके बारे में अपना पक्ष रखा। गोपाल स्वामी अय्यर का यह मानना था कि केंद्र ज्यादा मजबूत होना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा भी ये मानते थे कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए ताकि देश में जो साधन उपलब्ध हैं, आर्थिक संसाधन, उसके चलते देश में लोगों के हितों की योजनाएं बनाई जा सकें, उचित शासन व्यवस्था हो सके और भविष्य में विदेशी आक्रमणों से बचा जा सके। तो बच्चों पक्ष और विपक्ष के बारे में हमने पढ़ा कि ज्यादातर जो राष्ट्रवादी थे वो अब विभाजन के कारण केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे। इससे पहले बच्चों प्रांतों को स्वायत्ता देने पर भी कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी थी। जब मुस्लिम लीग को उन्होंने इस बात पर भरोसा दिलवाया था कि प्रांतों में जहां लीग की सरकार बनी है वहां दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, वहां उन्हें स्वायत्ता दी जाएगी। लेकिन बंटवारे के बाद कांग्रेस और ज्यादातर राष्ट्रवादियों ने अपने विचार बदल लिए। उनका ये मानना था कि विभाजन के कारण जिस तरह की त्रासदी अब लोग झेल रहे हैं वो भविष्य में न झेलनी पड़े, इसके लिए केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। तो बच्चों संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र को अधिक अधिकार देने पर मुहर लगाई। वजह क्या थी? ताकि देश आर्थिक विकास कर सके और जो अफरा तफरी या जो गड़बड़ियों का माहौल बना हुआ था उस पर अंकुश लगाया जा सके और देश में शांति और एक समन्वय का माहौल स्थापित किया जा सके। दूसरा विषय है बच्चों जिस पर वाद विवाद हुआ, राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को चुना जाए। महात्मा गांधी और ज्यादातर जो कांग्रेसी नेता थे वो हिंदुस्तानी यानी हिंदू और उर्दू के मेल से बनी भाषा
हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थी। क्यों? क्योंकि बच्चों यह भारतीय जनता के एक बहुत बड़े भाग की भाषा थी और विभिन्न समुदायों, बच्चों भारत सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। विभिन्न समुदायों, जातियों और बोलियों और भाषाओं के बीच रहने वाले लोगों के बीच एक संचार भाषा हिंदुस्तानी हो सकती थी, ऐसा गांधी जी और कांग्रेस के सदस्यों का मानना था। इसी के साथ साथ हिंदू व मुसलमानों की यह एक कर सकती थी, यह भाषा एकजुट कर सकती थी और विविध संस्कृतियों के मेल मिलाप से समृद्ध एवं विकसित हुई साझी भाषा थी हिंदुस्तानी भाषा। लेकिन हिंदुस्तानी भाषा धीरे धीरे बदलने लगी, सांप्रदायिक टकराव हुए। सांप्रदायिक टकराव होने की वजह से हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जाने लगे। बच्चों हिंदी को भी संस्कृतनिष्ठ बनाया जाने लगा, उसकी कोशिशें होने लगी और फारसी और अरबी मूल के सारे शब्द हिंदी से हटाए जाने लगे। उर्दू अब हिंदी से दूर हो रही थी और फारसी के नजदीक जा रही थी। बच्चों यह समझना जरूरी है कि भाषाएं स्थान नहीं बदल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह से यह एक के नजदीक और दूसरे से दूर नहीं जा रही थी। ये वे लोग थे जो ये भाषाएं बोल रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह का समाज बन चुका था विभाजन के बाद कि भाषाओं को लेकर धार्मिक पहचान की राजनीति सामने आई, जिसकी वजह से संविधान सभा में भाषा मुद्दा बनती है और कई महीनों तक इस पर बहस होती है। इसके चलते बच्चों कैसे विभिन्न भाषाई लोग एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न भाषाई लोग एक दूसरे की बातों को कैसे सुन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं और एक दूसरे की बात को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं, बोलियां और जातीयता और सांस्कृतिक विविधता की जो हम बात कर रहे हैं, वहां किसी एक भाषा को चुनना राष्ट्रभाषा के रूप में काफी मुश्किल था। आर.बी. धुलीकर संविधान निर्माण की भाषा हिंदी हो, उनका यह मानना था। उनका ये कहना था कि जिन्हें हिंदुस्तानी नहीं आती वे संविधान सभा की सदस्यता के ही पात्र नहीं थे। हालांकि काफी तीखी बात कही है आर.बी. धुलीकर ने और ये संविधान सभा के शुरुआती सत्र में उन्होंने कहा और 12 सितंबर 1947 को भी वो अपनी बात पर अड़े रहे और एक बार फिर से संविधान सभा में हंगामा होता है। संविधान सभा की भाषा समिति ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सुझाव दिए। सुझाव क्या थे कि देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। अगले 15 वर्षों तक सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। क्षेत्रीय अर्थ का बच्चों जैसे पंजाब की पंजाबी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, तो इस तरह जो अक्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें प्रांतों को क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए धीरे धीरे प्रयास किया जाना चाहिए, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा संविधान सभा की समिति ने सुझाव दिए। लेकिन आर.बी. धुलेकर, अभी हमने पढ़ा कि वो तो ये मानते हैं जिनको हिंदुस्तानी नहीं आती वे तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं होने चाहिए। लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे वे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे उन इलाकों से भी आते थे जहां शायद उन्हें हिंदी ना आती हो। विपक्ष में बच्चों श्रीमती जी दुर्गाबाई का यह मानना था कि दक्षिण में, देखिए बच्चों, दक्षिण के लोगों को हिंदी कम आती है, तो हिंदू का काफी विरोध है और हिंदुस्तानी जो भाषा है उसका भी स्वरूप बदल रहा था। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है, जिसकी वजह से जो विभिन्न भाषाई समूह हैं उनके बीच में बेचैनी और भय पैदा हो रहा है। श्री शंकरराव देव का यह मानना था कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन करना चाहते हैं तो आप कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से मेरे भीतर संदेह पैदा हो। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं उनके मन में भय या बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा चुन ली जाती है तो दूसरी भाषाओं का क्या होगा। आप हिंदी बेशक चुनिए, लेकिन लोगों के दिलों में जो भी टकराहटें हैं, जो भी कड़वाहटें हैं, वो दूर कीजिए। श्री रामलिंगम चेट्टियार का यह मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना देश हित में नहीं होगा। उनका यह मानना था कि अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं, एक एकीकृत राष्ट्र को स्थापना करना चाहते हैं, तो परस्पर हमें समन्वय की भावना, साझा
जो संस्कृति है उसे लेकर चलना होगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना नहीं है, बल्कि इसे हमें एक समन्वय नीति बनाते हुए सभी लोगों के टकराहटों और कड़वाहटों को दूर करते हुए फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हिंदी राष्ट्रभाषा चुन ली जाती है बच्चों, पक्ष और विपक्ष में हमने पढ़ा। बच्चों, संविधान सभा में जितने भी विवाद हुए और जितनी भी आवाजें उठी, जितनी भी मांगे की गई, वे सारी बच्चों एक वाद विवाद और बहसों के द्वारा, चर्चाओं के द्वारा आदर्शों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उन प्रावधानों तक पहुंचा गया जिन्हें संविधान में स्थान दिया गया। उन प्रावधानों में भारतीय जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा स्थान दिया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न सदस्यों द्वारा जितने भी तर्क दिए गए उनके द्वारा अपनी समझ, अपनी राय लोगों के सामने रखी, खुले दिलो दिमाग से काम किया और उस समय हो रही घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने कई बार तो अपनी राय ही बदल ली थी। कहने का अर्थ है बच्चों, भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वे भारतीय जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जोड़े गए। आशा है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।